हमने जो रिकॉर्ड करके फिर उसका क्या करना है? रिकॉर्ड कर दिया ना, चलिए इसको सेव कर रहा हूँ। सेव किस में करोगे? मैक्रो के अंदर। ये देखो ये रहा मैक्रो इनेबल के अंदर, लिख दो सर का काम। ठीक है, सही है। मैंने फाइल बंद कर दी, मुझे नहीं चाहिए भाई फाइल, मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब कल हुआ, अब मैं दोबारा गया, मैंने कहाँ पे रखी थी, ये रहा सर का काम। देखो यहाँ पर जब मैं खोलूंगा ना तो ये लिखा हुआ आएगा इनेबल मैक्रो। अगर मैं सिंपल एक्सेल के फॉर्मेट में सेव करूंगा तो आपका कोड जाएगा। समझ आया? कोड हट जाएगा, कोड हट गया तो फिर वो सारा काम आपका बर्बाद, आपकी सारी मेहनत बर्बाद। अब ये आ गई, अब मैं दोबारा खोला, अब मैं दोबारा खोलने के बाद यही आ गया सारी चीजें। मैं क्या करूंगा, अच्छा मैं एक बटन लगा देता हूँ यहाँ पर ना, बटन तो आप लोगों को पता है शेप है, यहाँ पे शेप लगा देता हूँ इनकेस यूं ही थोड़ा चश्के लगा रही है। राइट क्लिक करके ये बोलेगा असाइन मैक्रो, असाइन मैक्रो के अंदर मैंने लिखा था सर का काम, इसको मैं ओके कर दूंगा। ये मैंने क्या किया कि जब भी कोई यूजर यहाँ पे बटन पे क्लिक करेगा ना ये सारा काम हो जाएगा। अब देखते होते कि नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने बोला यार सर ने यहाँ पर ना, इसको मैं सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, सर ने दोबारा एक फाइल वापस से दे दी मुझे, बोला यार ये कर दे यार। सिंपल, क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट किया और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा देखो क्या होता है, अटक गया। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, ये चार्ट के अंदर फंस गया। अब चार्ट के अंदर मसला ये आता है कि जब भी हम नया नया चार्ट बनाते जाते हैं ना तो इसकी एक ना एक, जब हमारे पास एक चार्ट बन जाता है तो उसकी एक आईडी होती है चार्ट पर। अब जैसे मैंने डिलीट कर दिया तो चार्ट 1 हट गया, अब चार्ट नंबर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो इसलिए अगर मुझे इसको थोड़ा सा और, मसला ये आता है, काम उसने कर दिया, काम उसने वो पूरा कर दिया, लेकिन मसला ये आएगा आपका कोड कहाँ पे फंस रहा है, आपका कोड इस तरह से फंस रहा है कि जो चार्ट है ना, चार्ट के अंदर उसकी आईडी हमेशा रीजनरेट होती है। तो मैं क्या करूंगा, अपने कोड से चार्ट वाला जो कोड है ना वो मैं हटा दूंगा कि यार मेरा कोड स्मूथली चले। जैसे कि ये जो चार्ट है ना, या मैं दोबारा बनाता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया सिंपल, और मैंने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे डेवलपर में आकर मैक्रो रिकॉर्ड कर दिया, मैंने यहाँ पे दोबारा कर दिया सर का काम। अभी क्या हो रहा है, ये मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है और फिर मैंने यहाँ पर आके इसको ये कर दिया और इसको मैंने बोला कि यार यहाँ पर आने के बाद तुम इसको ना थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दो, और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने ये नंबर डाल दिया, सही है। और शुरू के जो है ना बस 10 स्टूडेंट, वहां तक उसको ग्राफ की तरह छोड़ो, ग्राफ का रहता है। अच्छा एक नया कॉलम खोलो जिसके अंदर ना मेरे पास वो स्पार्क लाइन नजर आए, ठीक है, ये अलग काम है। अब देखो ये स्पार्क लाइन किस तरह से नजर आती है, अब यहाँ पर कोई मार्क्स तो है नहीं एक्स्ट्रा कि स्पार्क लाइन नजर आएगी, वो एक लाइन नजर आएगी। ये देखो यूं ही दिल चाह रहा था चश्मे लगा के आपने भी, सही है, हो गया तो सिंपल। अब मैंने बोला यार इसका भी ना थोड़ा हेडिंग वही रखो, अच्छा यार इसकी भी फॉर्मेटिंग पूरी कर दो। अच्छा कोई मतलब, बस ये काम करना था। अब मैंने क्या किया, मैक्रो बंद कर दिया और यहाँ पर एक बटन लगा देता हूँ, इंसर्ट में आया, बटन लगा दिया और बटन को राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करके सर का काम था ना वो कर दिया क्लिक, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव में जब करूंगा मैक्रो इसके अंदर होगा, मैक्रो इनेबल करूंगा और इसको रिप्लेस करवा दूंगा। अब क्या होता है, कल कल दोबारा वही सर ने मुझे स्टार्टिंग नंबर शीट दी और मैंने वापस से इसको खोला, सही है, और मैंने ये सारी जितनी चीजें दी ना ये सारी चीजें डाली क्योंकि मेरे काम की नहीं है ये चीजें। अब सर ने दोबारा ये डेटा मुझे दिया, मैं यहाँ पर आया, सिंपल कॉपी पेस्ट किया और मैं क्या करूंगा, बटन क्लिक करूंगा, कर दिया। लेकिन अभी भी एक मसला आ रहा है, अब ये जो स्पार्क लाइन है ना
वो स्टार लाइन पढ़ नहीं पा रहा, आपको क्यों मसला हो रहा होगा, वो भी एक यहाँ पे होगा। सारी चीजें यहाँ पे आपको कोड के अंदर दिखेगी। देख लो ये कोड है, ये VBA कोड है। अब स्पार्क लाइन क्यों नहीं आ रही वो बाद में देखेंगे यार, वैसे तो आनी चाहिए थी। ये देखो नहीं आ रही। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ छेड़खानी की कोड के अंदर। तो आपको बताने का मकसद ये था कि अगर कोई काम इनकेस, अब यहाँ पर एक शीट के ऊपर इसने काम किया है, अगर मैं ये काम, अगर कल बॉस मुझे कहते हैं कि यार आपके पास 10 शीटें हैं, अब 10 शीट के ऊपर यही काम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर S11 पे आया, ठीक है। अब मैं एक और शीट देखते हैं, यहाँ पर शीट के ऊपर काम होता है। होना नहीं चाहिए वैसे, सही है क्या हो, मैं खाली शीटें बढ़ाते जाऊंगा और सर का डेटा कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा, तो क्या करेगा, खुद ब खुद काम कर देगा। कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने ये शीट ली, इसके अंदर कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे काम नहीं किया, जो ये बटन है ना वो आप ले आ रहा है यहाँ पर। अब इसका एक और भी सॉल्यूशन है कि अगर मैं बटन भी नहीं ले आ रहा, कैसे यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितनी शीटें सर हमें देते हैं, मैं खाली मैक्रो का बटन कॉपी पेस्ट करूंगा और वो सारी जितनी शीटें होगी ना वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा मेरा मैक्रो। ना मुझे बार बार फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, ना मुझे ग्राफ बनाने पड़ेंगे, ना मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा। अभी तो मैंने खाली आपको यहाँ पे दो कॉलम के साथ दिए। यहाँ पर एक मसला ये आता है कि अगर हमारे पास डेटा ज्यादा होता है तो सर कहते हैं भाई यार आप फिल डाउन करो, कोई भी मुझे नल वैल्यू नहीं चाहिए, कॉलम हेडर अजीब आ रहे हैं, कॉलम हेडर में अपनी अपनी पसंद के रखूंगा, सही है, अपने बच्चों के नाम के कॉलम रखूंगा, ठीक है। तो इनकेस अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, जब बार बार मैं वो कॉपी पेस्ट करूंगा फॉर्मेट, तो अगर कॉलम हेडर भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा फिर आपको, समझ आया। अब इनकेस ये VBA कोड, अब ये है आपका एक सिंपल ये VBA कोड था। अगर अब मुझे एक और आज चीज सीख लेते हैं, कस्टम फॉर्मूला। कैसे बनता है, इनकेस मैं अपना नाम लिखूं तो लिखा हुआ आ जाए नाइस बॉय, सही है, तो क्या होगा, वो कैसे बनेगा, या इनकेस मैं एक ऐसी कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि मैं अपना नाम का फॉर्मूला बना रहा हूँ और मैं उसके अंदर जैसे 10 लिखूंगा तो वो मुझे बता दे दिस इज इवन, अगर मैं 1 लिखूंगा तो लिख दे दिस इज ऑड। अब ये फॉर्मूला कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मैं एक्सेल में जाऊंगा तो मुझे पूरी कंडीशन लगानी पड़ेगी, सही है, कंडीशन लगेगी पूरी कि यार इनके यूजर ने अगर आपको 1 दिया तो आपको ऑड बोलना है, अगर 2 आया तो आपको इवन बोलना है। अगर मैं कस्टम खुद का ही बना दूं, यूजर को मैं कुछ दूं ही नहीं, मेरा नाम यूजर लिखे और डायरेक्ट चल गया फॉर्मूला, किस तरह से होगा, पहले ये रिकॉर्ड का एक बार चला लो, देखो कहीं फंसो नहीं, फिर हम देखते हैं।
फिर रिकॉर्ड मैक्रो करेगा उसके स्टॉप के उसके बाद फिर मैक्रो कहाँ से मिलेगा तो क्या? रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद स्टॉप कर लिया। कर दिया उसके बाद उसके बाद बटन लगाओ, बटन का साइन कर दो मैं बटन लगाओ, शेप दे दो, शेप ओके ओके ओके, अब यहाँ पर डेटा डालूं इसको जमीन डेटा ये एक नेटवर्क रिकॉर्ड दो कितने कॉलम है, कॉलम कितने हैं आपने कॉलम इंसर्ट किए, आपने फाइल फॉर्मेटिंग की ना, तो डेटा तो ये रहेगा, रो डेटा होगा ना, रो डेटा डाल मैं करूँ हो गया टेबल टेबल करा हुआ ना भाई, टेबल के अंदर पता दिया है कि टेबल के कोड आपको तो डायरेक्ट निकालना पड़ेगा चाहिए मसला है। देखो ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, वो एक बार अगर आपने बना दिया ना वन, जैसे टेबल बन गया, अब वो बन गया ना, अब मैं दोबारा टेबल वन नहीं बना सकता, टेबल वन को मुझे मेमोरी से डिलीट करना पड़ेगा। मेमोरी से कैसे डिलीट हो सकता है, ये जो आपने टेबल वन बनाया है ये आया डिजाइन के अंदर, ये बनाओ ना टेबल वन, या उसको कुछ अलग नाम दो, ठीक है, नाम चेंज कर देना आप देखो। अब क्या कह रहे हैं, टेबल कैन नॉट ओवरलैप अनदर टेबल। अब क्या कह रहे हैं कि टेबल वन पहले से बता रहे हैं, क्या ओवरलैप टेबल का नाम चेंज कर देना यहाँ पर टेबल का एरर खत्म। अब ये क्या कह रहा है, चार्ट में भी सेम यही होता है, तुम्हें चार्ट की आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग चार्ट और टेबल ना बनाते नहीं है, बनाना है चैट जीपीटी कोड देगा तुम्हें डायनेमिक, वो हर बार तुम्हें ना आईडी डिफरेंट देगा, यहाँ पर क्या होगा, ये आईडी डिफरेंट होनी चाहिए हमेशा, वो आईडी हटा देगा, समझी, आईडी जब हट जाएगी, अब जैसे कि अब मैं एक नाम है, दो लड़के एक बैच के अंदर आ गए, मुझे कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना भाई, वो हमेशा मैं यही बोल कि वो अब जब आप तुम एक कुछ भी नया कुछ टेबल बनाओगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार उसकी आईडी हमेशा तुम वन रखो, भूल नहीं सकता ना भाई, नया क्रिएट करेगा नई आईडी लेगी भाई, वो बोले अब पहली वाली तो बनी नहीं थी ना यार, अब दूसरी आईडी बनेगी, मैं बोलूँगा नहीं वन ही चला था, तो ये हो नहीं सकता। तो ग्राफ टेबल इसके अंदर मसले आते हैं, इससे क्या होगा, तो डायनेमिक कोड में खुद निकालना पड़ेगा, चैट जीपीटी से वो खुद देगा, तो फिर क्या होगा,
दे हाँ दे देगा, बोलेगा यार ये एरर आ रहा है, तुमने लिख दिया एरर कि यार आईडी का मसला आ रहा है, मैंने टेबल पहले पास में क्रिएट किया हुआ था, दोबारा वो टेबल क्रिएट नहीं करने दे रहा, वो ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि यार दोबारा एक सेम ही आईडी का बनाओ तो ओवरलैप ही होगा, तो इसलिए ये भी यही है। चार्ट नंबर 3 बना हुआ है, अब बताओ चार्ट नंबर 3 का है, दोस्तों यहाँ पे जाओ, यहाँ यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर चार्ट नंबर 3 इसको नाम दिया है कि चार्ट नंबर 3, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर चार्ट को भी देख सकते थे कि कहाँ से उसकी ना मतलब आ जाता है, पता चल जाता है कि यार इसने इसको ना क्या कोई सब चार्ट नंबर हाँ खुद काम होता है ये कोई ना कोई देखो देखो मेरे को स्टूडेंट आया तो सीएनएस की नोट पढ़ाई इसके अंदर कि ऐसा कुछ होता है, ये कुछ देता है आप के बाद तू इतने डिफाइन किया होगा यहाँ पर ये देखना है ये कहाँ डिफाइन होता जरूर फॉर्मेट में जब तो वो पकड़ रहा है चार्ट सही है, तो तुम्हें दिमाग में याद रखना है इनके अगर कोई ऐसा कोई काम आता है तो मुझे डायनेमिक कोड देना पड़ेगा, क्योंकि टेबल के अंदर एक फंसेगा, वो टेबल की आईडी क्रिएट कर रहा है ना, चार्ट की आईडी क्रिएट कर रहा है, अच्छा पिवट टेबल की आईडी क्रिएट करेगा, तो ये बस थोड़े है ये तीन चार लॉजिक याद रखना, बाकी अगर तुम कोई फार्मूला लगाओगे ना वी लुकअप फॉर्मेट वो चलता रहेगा, उसमें आईडी नहीं हो गया क्या बटन लगाओगे ट्रायल रिकॉर्ड कर दिया तो बन गया था हो गया हो गया सर आप यहाँ पर भी आया तो यहाँ पर भी असाइन माइक्रो कर रहा है क्या बेटा नहीं यहाँ टेबल का भी राइट पे यहाँ पर भी असाइन माइक्रो कर रहा है यहाँ पर भी नहीं यहाँ पर नहीं यार कोई साइज नहीं लगता ना, देखो बटन होगा यूजर भी समझ जाएगा, बटन है तो बटन क्लिकेबल होगा, कोई ग्राफ क्लिकेबल क्यों दिया है हो सकता है तो लगा दो है ग्राफ क्लिक करोगी क्या, ग्राफ हमेशा ग्राफ चलता हुआ नजर आता है, तो वो नहीं देगा फंक्शन है उसको इग्नोर करो, वैसे साइज नहीं बनता, ग्राफ तो चलेगा ना यार, ग्राफ के ऊपर कोई बटन मतलब एक साइज तो नहीं है। अच्छा हम आगे जा रहे हैं ठीक है, अच्छा आपने अब यहाँ पर ये चीज देखी होगी, अच्छा अब ये जो कोड है ना ये मैं डिलीट कर देता हूँ मेरे काम से नहीं, अब यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर मैंने एक अपना बिल्ट इन फंक्शन बना दिया ठीक है, जिसमें मैंने बोला कि यार तो मैं एक फंक्शन करता, जैसे फंक्शन क्या है VLOOKUP इंडेक्स मैच सब इफ, ये बिल्ट इन पहले से एक्सेल में ऐसी तरह से बनाया गया है जिस तरह से मैंने फंक्शन लिखा है, क्या लिखा है मास लिखना, जब मास आप फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो वो खुद ब खुद लिखेगा नाइस हुआ है सही है, अब क्या है अब ये क्या है, ये जो चीज है ना ये है कि ये बिल्ट, अब मैंने इसके अंदर प्लग इन कर दिया कोड के अंदर, अब मैं कोड की फाइल हमेशा सेव करूंगा इनेबल मैक्रो के साथ, जब मैं इनेबल मैक्रो नहीं रखूंगा ये सारा कोड उड़ जाएगा, ये नहीं चलेगा पर ठीक है। अब ये क्या है, जब मैं यहाँ पर आया
एक्सेल में यहाँ पे जब मैं आया एक्सेल में और मैंने यहाँ पे लिखा मास, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा मास। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो लिखा हुआ आएगा। अब मैं ये वाली शीट नहीं है, अगर मैं कोई भी दूसरी शीट पे चले आता आगे, ये हमने क्या किया, ये हमने कस्टम बहुत फॉर्मूला बनाया जो आपका इंडेक्स मैच वीडियो का बने रहते ना, इस तरह का बनाता है। अच्छा ये ठीक है यार, ये होता क्या है फंक्शन, फंक्शन ये है कि अगर किसी के घर के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है, किसी के घर में प्रोग्राम चल रहा है तो हम क्या कहते हैं यार उनके घर के अंदर कोई फंक्शन हो रहा है, सही है। तो फंक्शन इस तरह का है कि अगर कोई रिपीटेटिव कोई भी काम हो रहा हो या कोई एक ऐसी चीज है जो मैं बिरयानी है, अब बिरयानी की रेसिपी मैं एक फंक्शन में डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया मास की जगह बिरयानी। जब मैं बिरयानी को कॉल करूंगा तो उसके अंदर वो प्रिंट हो जाएगा कि यार आपको क्या चाहिए, पहले आपको पतीला चाहिए, फिर चावल डालने होंगे, फिर मसाले, हर चीज, फिर गोश्त, हर चीज। तो क्या होगा कि मैं कोई भी शीट के अंदर, अब मुझे बिरयानी नहीं चाहिए, अब मैंने कहा कि यार मैंने फर्स्ट शीट के अंदर पहले फर्स्ट वीक में बिरयानी बनाई, अब मुझे अब एक साल बाद बिरयानी बनानी है, तो यहाँ पर कोड आपका बिल्ट इन बना हुआ होगा। अब मैं बिरयानी खाली कॉल करूंगा वो दोबारा रेसिपी लेकर आ जाएगा बिरयानी। क्या मैंने उसको एक फंक्शन बना दिया। अब वीलूकअप आप यूज करते हैं, वीलूकअप एक बार यूज करने के बाद गायब तो नहीं हो जाएगा ना, वो तो वहीं रहेगा, सही है। लेकिन ये क्या है, ये जो कोडिंग है ना, ये कस्टम कोडिंग है। कस्टम कोडिंग से बड़ा ये होता है कि यार आपकी इसी वर्कबुक के अंदर ये कोड चलेगा और आपका मैक्रो के अंदर वो वाली फाइल सेव होगी इनेबल मैक्रो के साथ। जब वो चीज हट गई तो फिर मैक्रो ये जो कोडिंग है वो नहीं चलेगी, क्योंकि ये कस्टम है, ये हमारी नीड है, या हम लोग चाहते हैं कि यार इस तरह का काम हो। एक्सेल नहीं बोल रहा लेकिन हम चाह रहे हैं, ठीक है। एक्सेल कह रहा है आप वीलूकअप लगाएं, आप सफिक्स लगाएं, आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि मैं अपना नाम लिखूं और नाइस बाय आ जाए, ठीक है। तो आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, सही है। तो ये चीजें अगर आपको करनी है तो आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा इनेबल मैक्रो के अंदर, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी एक ऐसा ही फंक्शन बनाया हुआ है, सही है। और ये क्या है, ये जो दिया है मैं ना ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल असाइन करना होता है ना, जैसे कि कोई भी वेरिएबल है कि यार मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार ये जो मास है वो क्या है, वो एज अ स्ट्रिंग है, उसके अंदर कोई नाम के अंदर हमेशा अल्फाबेट होंगे तो वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, फ्लोट का मतलब है कि डेसिमल को फ्लोट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी सारी डेटा टाइप है और एक वेरिएबल है कि यार मैंने इसको बोला है कि यार जो मास है ना नेम है, अब नेम के अंदर हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, अल्फाबेट आएगा, उसके अंदर ना 1 आएगा या 2 आएगा ना 3 आएगा ना 4 आएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो हमेशा आपका स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एरो एरे का हम लोग एरे, और ये जो कोड है ना सिंपल है, इसका मतलब ये है सीखने का कुछ भी नहीं है, पीडीएफ कोड सीखने का नहीं है। आपने चैट जीपीटी को बोला क्वेरी दी, वो आपको खुद कनेक्ट करके देगा, बस थोड़ी सी नो होनी चाहिए कि कोड होता क्या है, चलता कैसा है। अब जैसे कि मैं पास ये था, ये मैंने बोला यार ये आपके पास एरे है। अब एरे का मतलब ये है कि यहाँ पर एक वेरिएबल है एरे, एरे के अंदर इस ये क्या है, मैंने यहाँ पे एक नाम रख दिया उसका कंप्लीमेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर उसको सारी वैल्यूज दे दी है कि यार ये वैल्यू है, यार ये नाइस हुआ है, इसका बिग ब्रेन है, वो खुद से डाल दिया चैट में, सही, ये सारी चीजें डाल दी। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ये काम कर रहा है कि जब भी मैं मादासिफ को कॉल करता हूँ ना तो वो इनमें से कोई भी एक चीज उठाता है और वो मुझे प्रिंट कर देता है। इनकेस मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पर लिखा मादासिफ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू आर क्लिकिंग, ठीक है। और फिर जब मैं यहाँ पे मादासिफ पे आया वापस से, फिर क्या करूंगा तो क्या आएगा, कीप शाइनिंग। समझ आ रहा है?
हाँ आपने काफी सारे वैल्यूज दी है, उसमें से एक उठाएगा रैंडम, अपनी वैल्यू आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। अगर हम चाहे कि हाँ ये वाली वैल्यू उठाए उससे तो वो तो मैं बताया दूंगा, वो तो आप सिर्फ ये काम कर सकते हैं, दैट वाई की जगह आप डाल के कीप शाइनिंग। ठीक है, अब हमारे पास एक आता है कि इवन ऑड किस तरह से होगा। इवन ऑड की कंडीशन ये होती है कि जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं ना, इन केस में यहाँ पर है, नीचे आप फंक्शन बना दीजिए, आपके ऊपर है। अब ये देखिए, ये इवन ऑड है, ये फंक्शन का नाम है, सही है। ये क्या है? n, n मींस वेरिएबल, कुछ भी है, n मींस नंबर, ठीक है। ये क्या है? ये लॉग है। लॉग का मतलब नंबर कितना भी बड़ा ही हो सकता है, 1000 भी डाल सकता हूँ, 2000 भी डाल सकता हूँ। मैं ये नहीं डाल सकता कि 2 भी डालूं, 2 भी नहीं चल जाएगा। लेकिन लॉग का मतलब ये यहाँ पर है कि डेटा टाइप की एक रेंज होती है। वो होता है कि यार अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो वो 0 1 समझता है, सही है ना। बिट होता है ना, बिट 32 64, वो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो लेंथ है ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। नंबर की लेंथ है कि यार इसके अंदर 10,000 भी आ जाएगा, इसके अंदर 20 मिलियन भी आ जाएगा, 50 ट्रिलियन भी आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लॉग यूज कर रहे हैं, क्या कह रहा है? अच्छा, मॉड का मतलब क्या है? ये रिमाइंडर, चलिए। अगर मैं कोई भी एक जैसे इवन नंबर ले रहा हूं, तो इवन नंबर का रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इवन नंबर का अगर ये सिंपल लॉजिक है, अगर कोई भी कोडिंग करते हो ना, तो उसके अंदर पहले यही बताते कि इवन और चलता कैसे है। भाई अगर मैं बोलूं कि यार उसका जो मॉड है या उसका जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, तुम बोलोगे इवन नंबर का तो रिमाइंडर वैसे भी अगर मैं इवन नंबर का निकालूं तो 2 से डिवाइड हो सकता है ना, पॉसिबल है ना, तो वो तो 0 ही बचेगा। तो ये क्या कह रहा है कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए ना, जैसे 10 है, 2 के टेबल में 10 आ सकता है ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो क्या कहेगा? इवन। अगर रिमाइंडर के अंदर कोई भी चीज आ गई 1 2 3, तो क्या समझेगा? और यहां पे इसकी कंडीशन है, इफ अगर उसका रिमाइंडर, उसको डिवाइड करना 2 से, हमेशा लाजमी होगा 2 से डिवाइड करना। 20 है, 20 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इसका क्या रिमाइंडर बचेगा? 0। तो क्या कहेगा? इवन है। अगर मैं इसी तरह से अगर कोई और नंबर आता है, जैसे कि 0 नहीं बचा, अब 1 बच गया, तो वो खुद ब खुद क्या कहेगा? ऑड है। आया समझ? तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आया मैं अपनी एक्सेल के अंदर, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इवन, ये देखो ये खुद ब खुद आ जाएगा, इवन है ऑड। यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया 20, आ गया, इसे खुद ब खुद बता दिया यार ये वो है आपका इवन है, ये ऑड है। ये क्या हमने किया? ये हमने कस्टम बनाया, ये बिल्टन नहीं था। बिल्टन का मतलब ये होता है कि एक्सेल ने खुद आपको फॉर्मूले बना के दिए। कोई मसला? अच्छा यार ये कोई 1 मिनट के खाली देख लेते हैं, जो इसने कोड दिया था हमने यार, कोई मुश्किल नहीं है, इट इज सिंपल। यहाँ पे मैंने लिखा था एक सर का काम, ठीक है। ये फंक्शन है, सही है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या कह रहा है कि यार रेंज क्या है? रेंज को सिलेक्ट करना A1 से B1 तक, ठीक है। जो मैंने आपको सिलेक्ट किया था A1 से B1 क्या हो गया है? नो बताओ, ये रहा 1 रो 1 कॉलम, सही है। तो इस तरह से A1 को सिलेक्ट करना, B1 को सिलेक्ट करना, सही है। उसको क्या करना, इसका क्या मतलब है? कट। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कट कर रहा हूं। तो इसने बताया कट टूल आपने एप्लीकेशन को यूज किया, इसके बाद आपने यहाँ पर ये सारी चीजें, कट की सारी चीजें यहाँ पर आप गए, थीम आपने अप्लाई किए। थीम कैसे अप्लाई किए? इसको मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया था, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको ये वाली थीम अप्लाई की। थीम का नाम आ रहा है, थीम कलर दिख रहा है, ये रहा। अब ये थीम का कलर तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर मैं गया था ना, थीम का कलर ये रहा। ये अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाता हूँ, ये जो जितने भी कलर आ रहे हैं ना, ये कोई ना कोई जो ये थीम का जो है ना, कोई ना कोई लोग ने इसको ना कुछ नाम दिया हुआ है, सही है। तो ये क्या है? ये आउटपुट के नाम से, सही है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर केस कोड पे,
ठीक है, ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये थीम अप्लाई कर रहा है। ये देखो एक्सेल थीम डार्क। अब ये क्या है, ये रेंज को सिलेक्ट कर रहा है A2 से B2। इसको बोल रहा है कि अब ये क्या है, ये जो सिलेक्शन है ना, इसका मतलब क्या है कि मैं जब मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, एक फर्स्ट रो सिलेक्ट करता हूँ, मैं डाउन की प्रेस करता हूँ ना, पूरा नीचे तक सिलेक्ट हो जाए, वो भी एक कोड से होता है। ये सिलेक्शन करो डाउन की, सही है सिंपल। अब देखो, अब ये आ गया सिलेक्शन करना, स्टाइल लेना, कौन सा लेना, आउटपुट। तुम लोग आउटपुट बताया था, ये यहाँ पे आओ, ये देखो ये आउटपुट है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, चेक सेल कैलकुलेशन कुछ भी। अब मुझे कोड पता होगा तो मैं यहाँ पे डालूंगा ना, आउटपुट की जगह आपके ऊपर है, अगर आपको कोडिंग आती होगी तो ना, सही है। तो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि यार आप जाना और यहाँ पर थीम उठाना आउटपुट की, थीम के नाम बता दिए, ठीक है। फिर कॉलम ए और कॉलम बी को, कॉलम ए को ऑटो फिट, ऑटो फिट का बताया था, सेल के अंदर फिट हो जाता है। क्या जो आप सेल के अंदर जो आगे पीछे होते हैं उसको डबल क्लिक करोगे तो कॉलम की जो सेल होगी वो दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर आना, आपके आगे जाना फॉर्मेट कंडीशन। फॉर्मेट कंडीशन बताएं, सारी चीजें इसलिए पहले बताई कि सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी। जाना, उसके अंदर ऐड आइकन होगा, वहां पे जाके कंडीशन डालना। ये देखो ये रहा कंडीशन, फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ पे ये आइकन सेट, यहाँ पे कंडीशन डालना, इसका भी कोई नाम होगा। ये देखो ये लिखा हुआ है 3 एरो कलर, दिख रहा है, कोई ना कोई नाम होगा। यहाँ पे आया, अब देखो यहाँ पर ये देखो दिख रहा है, ये जितना भी कोड निकाला है ना, ये जाना एक्टिव वर्कबुक है जो खुली हुई हो, एक्टिव वर्कबुक से मुराद ये जो मेरी वर्कबुक खुली हुई है, वाली जो शीट खुली हुई है, उसके अंदर जाना, वहां पे लिखना एक्सेल 3 एरो, 3 एरो का बस आ रहा है 2 मिनट। 3 एरो के जो वो एरो है ना, उसका कोई ना कोई नाम है, जैसे शनाख्ती कार्ड पे आप लोग की एक आइडेंटिटी है ना, ये देखो आ रहा है 3 एरो, ये भी 3 ट्रायंगल्स, कोई ना कोई नाम होगा, सही है। तो यहाँ पर इसका नाम दे दिया और मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ग्रेटर देन हो 0 से तो पड़ जाएगा, वो पहले का ही क्राइटेरिया से डिफाइन कर रहा हूँ। इसी तरह से ये सारी चीजें कर रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे आया, इससे बोला भाई R1 और C1, रो 1 कॉलम 1 में, एक रो 1 कॉलम 1 में जाना और यहाँ पर ना पहले सिलेक्ट करो C1, C1 कौन सा है, थर्ड कॉलम का। ये देखो ये रहा, यहाँ पर हम जब थे ना, ये C1 ये सारी चीजें कोडिंग आपको बताएगा। ये देखो C1 में जाना, सिलेक्ट करना, इसके अंदर टाइप करना स्पार्क लाइन, और फिर क्या करना C2 को सिलेक्ट करना और वहां पर कॉपी कट करना। हमने क्या किया था, B2 को कॉपी कट किया था उसकी फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए, सही है। फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद ये सारी चीजें, ये क्या है, ये स्पार्क लाइन है, स्पार्क लाइन का कोड है, और फिर ये इसी तरह से ये सारे काम किए हुए हैं, कोई मसला होना नहीं चाहिए, सिंपल है सारी चीजें। कोडिंग पढ़ने आनी चाहिए, सिंपल वर्ड लिखे हुए, कुछ भी नहीं है। हर किसी का कोई ना कोई चीज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो कोई ना चीज की कोई आईडी होगी, तब कोई ना कोई काम होगा। जैसे थीम अप्लाई कर रहा हूँ, कोई चार्ट बना रहा हूँ, चार्ट आईडी होगी, पिवट टेबल बना रहा हूँ, पिवट आईडी होगी, कोई मैं थीम यूज कर रहा हूँ, थीम आईडी होगी। जब भी तो वो पकड़ेगा ना भाई, आईडी आपकी आईडी यूनिक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, नाम तो मल्टीपल हो सकते हैं, आईडी एक ही होगी, आपकी आईडी होगी। अगर मुझे आपके ऊपर कोई कोड अप्लाई करना है तो मैं आईडी से अप्लाई करूंगा, नाम से अप्लाई करना बैठ गया तो सबके ऊपर एक ही कोड लग जाएगा। तो उसके पास भी उन चीजों की कोई ना कोई स्पेसिफिक नाम है या आईडी है, ठीक है। आज फिलहाल यही वाइंड अप करते हैं।